जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का रहा है और किस तरह से एक नई देश को एक साथ मिली 5 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात। पीएम मोदी ने भोपाल में रानी कमलापति स्टेशन पर 2 ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी। 3 वंदे भारत ट्रेनों को वर्चुअल तरीके से दिखाई हरी झंडी। गोवा, बिहार और झारखंड को पहली बार मिला वंदे भारत ट्रेन। वंदे भारत में सवार बच्चों से पीएम ने की बातचीत, उनकी रचनाएं भी सुनी। प्रधानमंत्री मोदी ने भोपाल में भाजपा के मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम को किया संबोधित। देश भर के चुनिंदा 3000 बूथ कार्यकर्ताओं को आगामी विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के लिए दिया जीत का मंत्र। कहा, भाजपा तुष्टीकरण के बजाय सभी वर्गों के संतुष्टीकरण पर करती है विश्वास। केंद्र में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर 3 केंद्रीय मंत्रियों ने अपने अपने मंत्रालय की उपलब्धियों का दिया ब्यौरा। सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, टोल सुधार से 70,000 करोड़ रुपए के ईंधन की हुई बचत। केंद्रीय मत्स्य, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने कहा, 60 सालों में जो नहीं हुआ वो हमने 9 सालों में किया। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक बना। वन, पर्यावरण एवं श्रम रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, वन्य जीव संरक्षण में भारत ने दुनिया को दी एक नई दृष्टि। देश के पूर्व, मध्य, उत्तर पश्चिम और पश्चिम भारत में अगले 4-5 दिनों तक बनी रहेगी मानसून की सक्रिय स्थिति। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश से आफत। देश के कई इलाकों में बारिश के बाद नमी के कारण उमस में इजाफा। अमेरिका ने पाकिस्तान से दक्षिण एशिया में आतंकवाद की चुनौती से साझा तरीके से निपटने को कहा। अमेरिका ने पाकिस्तान पर लश्कर सहित सभी आतंकवादी समूहों को स्थायी रूप से खत्म करने पर दिया जोर। रूस के राष्ट्रपति ने वैगनर लड़ाकों को दिया सेना में शामिल होने का प्रस्ताव। वैगनर लड़ाकों ने कहा, तख्ता पलट नहीं बल्कि यूक्रेन में युद्ध के अप्रभावी संचालन पर विरोध दर्ज कराना था उद्देश्य। बगावत के लिए रूस ने ठहराया दुश्मन देशों को जिम्मेदार। अमेरिका ने बताया आंतरिक मामला तो नाटो प्रमुख ने कहा, यूक्रेन पर हमला बड़ी रणनीतिक गलती। आईसीसी ने क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का शेड्यूल किया जारी। इंग्लैंड न्यूजीलैंड के मैच से होगा वर्ल्ड कप का आगाज। अहमदाबाद में खेला जाएगा फाइनल। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 15 अक्टूबर को भिड़ेंगे चिर प्रतिद्वंदी भारत और पाकिस्तान। नमस्कार, टीजी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। लेंगे समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, बिहार और झारखंड में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए आज 5 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। 5 वंदे भारत रेलगाड़ियों में भोपाल इंदौर वंदे भारत एक्सप्रेस, भोपाल जबलपुर वंदे भारत एक्सप्रेस, रांची पटना वंदे भारत एक्सप्रेस, धारवाड़ बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस और गोवा मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस शामिल है। रानी कमलापति इंदौर वंदे भारत एक्सप्रेस मध्य प्रदेश के 2 महत्वपूर्ण शहरों के बीच सरल और त्वरित यात्रा की सुविधा प्रदान करेगी तथा क्षेत्र में सांस्कृतिक, पर्यटन एवं धार्मिक स्थानों की कनेक्टिविटी में सुधार लाने का काम करेगी। रानी कमलापति जबलपुर वंदे भारत एक्सप्रेस महाकौशल क्षेत्र को मध्य प्रदेश के मध्य क्षेत्र से जोड़ने का काम कर रही है। इसके अतिरिक्त बेहतर कनेक्टिविटी से क्षेत्र के पर्यटन स्थलों को लाभ होगा। रांची पटना वंदे भारत एक्सप्रेस झारखंड और बिहार के लिए पहली वंदे भारत रेलगाड़ी होगी। पटना और रांची के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाने वाली ये रेलगाड़ी पर्यटकों, छात्रों और व्यवसायियों के लिए वरदान साबित होगी। धारवाड़ बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस कर्नाटक, धारवाड़ और हुबली में महत्वपूर्ण शहरों को राज्य की राजधानी बेंगलुरु से जोड़ेगी। इससे क्षेत्र के पर्यटकों, छात्रों, उद्योगपतियों आदि को अत्यधिक लाभ होगा। मडगांव मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस गोवा की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस है। ये मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और गोवा के मडगांव स्टेशन के बीच चलेगी।
इससे गोवा और महाराष्ट्र दोनों के ही पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी रानी कमलापति स्टेशन पर लोगों का अभिवादन करने के बाद सबसे पहले वंदे भारत एक्सप्रेस के भीतर गए। उन विद्यार्थियों से मिले जो शुरू होने वाली नई वंदे भारत ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। ट्रेन में सागर पब्लिक स्कूल और दूसरे स्कूल के विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री को अपने हाथ से बनाई पेंटिंग और स्केच गिफ्ट किए। प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर स्टेशन पर मौजूद लोग खुश नजर आए। प्रधानमंत्री स्कूली बच्चों और क्रू मेंबर्स से बात करने के बाद वंदे भारत एक्सप्रेस से बाहर आए। इसके बाद उन्होंने हरी झंडी दिखाकर वंदे भारत ट्रेनों को रवाना किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रानी कमलापति स्टेशन पर वंदे भारत एक्सप्रेस में सवार स्कूली बच्चों से मुलाकात की और उनसे बातचीत की। इस दौरान बच्चों ने पीएम के सामने अपनी रचनाएं भी प्रस्तुत की। ट्रेन कैसी लगी? देख ली? हाँ? क्या अच्छा लगा? बहुत अच्छी है। फील होता है, बिल्कुल वैसा फील होता है यहाँ पे। आपको क्या लगा? मुझे इसके इंटीरियर जो डिजाइन है और जिसकी सीट्स है और जो इसकी फैसिलिटीज है वो अच्छी लगी। सबसे बड़ी चीज कौन सी? दिव्यांग के लिए अच्छी फैसिलिटी। क्या अच्छा और क्या अच्छा लगा? सर मुझे इसके जो ऑटोमेटिक डोर्स है वो सबसे ज्यादा। अच्छा, डोर अच्छा लगे। अच्छा, आपका इस बात पे ध्यान गया कि मेड इन इंडिया है? तो इसका गर्व हो रहा है? मैं संस्कृत में पर्यावरण स्वच्छता पर एक श्लोक सुनाना चाहता हूँ। दुर्वह मैत्री जीवितं जातं प्रकृतिरेव शरणं शुचि पर्यावरणं शुचि पर्यावरणं वायुमण्डलं दूषितं नहि निर्मलं जलम् शुचि पर्यावरणं। मैं आज आपके समक्ष अपनी स्वरचित कविता जो कि वंदे भारत ट्रेन पर है उसको प्रस्तुत करने जा रही हूँ। स्वच्छ साफ सुथरी सुविधा जैसे प्लेन, भारत की आधुनिक यह वंदे भारत ट्रेन, गौरवशाली सुख रंजन है ये हमारी ट्रेन, भारत सरकार की देन हमारी वंदे भारत ट्रेन। अभी योगा दिवस गया, कब गया? तो आप लोगों ने योगा किया? सब लोग? ये टीचर ने बोला इसलिए किया कि ऐसे नहीं? आप लोग घर में भी करते हैं योगा? तो योग करें, हम योग करें, रोग हमारे दूर करें, मिला जो वरदान हमें उसका हम उपयोग करें। कहें संजीवनी बूटी जिसने दिए हमें ये प्राण, ये ऐसा योग है जिससे होगा जन का कल्याण। शाबाश। ये कौन सा आसन है? ये वृक्षासन। वृक्षासन, इससे क्या फायदा होता है? सर इससे सबसे पहले तो जो धरती की एनर्जी है वो हमें प्राप्त होती है। ये हमारे हाइट के लिए भी एडवांटेजेस है। करीब 70 साल के बाद स्वाभाविक रूप से इम्बैलेंस जो ये रेगुलर आसन करता है उसको कभी जीवन में ये समस्या नहीं मिली। आप में से मिलेट्स खाने वाले कौन लोग? रेगुलर? सर अंकुरित जो होते हैं घर वाले लोग से वो खाते हैं। आपने बनाया? यस। कितना समय लगा है इसमें? एक दिन। एक दिन? जी। अच्छा, आप लोगों ने कभी ये सोचा कि एक हफ्ते तक यस सर जेब में एक भी पैसा लिए बिना, बिल्कुल खाली, एक भी पैसा निकल लेना और यूपीआई से ट्रैवल करना और कहीं से भी पेमेंट देना तो यूपीआई से देना? डिजिटल इंडिया की वजह से कर पाओगे? जो एक पूरा सप्ताह कुछ भी नहीं खरीदेगा कैश से और वो मुझे फिर बताएगा चिट्ठी लिख करके। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में आयोजित मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उनके साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष पीडी शर्मा भी मौजूद रहे। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मध्य प्रदेश की धरती की भाजपा को सबसे बड़ा
राजनीतिक दल बनाने में बहुत बड़ी भूमिका है। दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनाने में इस धरती की बहुत बड़ी भूमिका है। और इसलिए ऐसी ऊर्जावान मध्य प्रदेश की धरती पर मेरा बूथ सबसे मजबूत इस कार्यक्रम का हिस्सा बनते हुए मुझे हृदय से आनंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, गौरव हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में आयोजित मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं के प्रश्नों के जवाब दिए। एक सवाल के जवाब में पीएम मोदी ने कहा, हमारी प्राथमिकता दल से पहले देश की है। हम सभी मानते हैं कि जब देश का भला होगा तो देश आगे बढ़ेगा। इसीलिए भाजपा ने तय किया है कि हमें तुष्टीकरण और वोट बैंक के रास्ते पर नहीं चलना है। हमारी प्राथमिकता दल से पहले देश की है और हम सब ये मानते हैं कि जब देश का भला होगा तो सबका भला होगा। जब सबका भला होगा तो देश आगे बढ़ेगा। और इसलिए भाजपा ने ये तय किया है कि हमें तुष्टीकरण के रास्ते पर नहीं चलना है, वोट बैंक के रास्ते पर नहीं चलना है। हम मानते हैं कि देश का भला करने का रास्ता तुष्टीकरण नहीं है, तुष्टीकरण नहीं है, तुष्टीकरण नहीं है। सच्चा रास्ता है संतुष्टीकरण, संतुष्टीकरण, संतुष्टीकरण। यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे पर देश में हो रही राजनीति पर पूछे गए एक सवाल पर पीएम मोदी ने कहा, भारत के मुस्लिम भाई बहनों को समझना होगा कि कौन से राजनीतिक दल उन्हें भड़काकर उनका फायदा लेते हैं और उन्हें बर्बाद कर रहे हैं। पीएम ने कहा कि जैसे एक घर दो कानूनों से नहीं चल सकते हैं, ठीक उसी तरह से एक देश में दो कानून नहीं हो सकते हैं। भारत के मुसलमान भाई बहनों को भी ये समझना होगा कि कौन से राजनीतिक दल उन्हें भड़का करके उनका फायदा लेने के लिए उनको बर्बाद कर रहे हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। पीएम मोदी ने पसमानदा मुस्लिम समुदाय की दयनीय स्थिति पर कहा कि देश में वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने पसमानदा मुस्लिमों को बर्बाद करने का काम किया है। पीएम ने कहा कि पसमानदा मुस्लिमों को उन्हीं के धर्म में एक वर्ग लगातार अछूत बनाए रखना चाहता है। ये वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने हमारे जो पसमानदा मुसलमान भाई बहन हैं, उनका तो जीना भी मुश्किल करके रखा हुआ है। वो तो तबाह हो गए, उनको कोई फायदा नहीं मिला है। वे कष्ट में गुजारा करते हैं, उनकी आवाज सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। उनके ही धर्म के एक वर्ग ने पसमानदा मुसलमानों का इतना शोषण किया है
लेकिन इसके ऊपर कभी देश में चर्चा नहीं हुई। जो पसमानदा मुसलमान है उन्हें आज भी बराबरी का हक नहीं मिलता, उन्हें नीचा और अछूत समझा जाता है। पीएम ने पसमानदा मुस्लिमों के पिछड़ेपन पर चिंता जताई और कहा कि भाजपा हर नागरिक के लिए सबका साथ सबका विकास की भावना से काम कर रही है। पसमानदा मुसलमान मोची होते हैं, भिस्ती होते हैं, जोगी होते हैं, लाल बेंगी होते हैं, भटियारा होते हैं, मिरासी होते हैं, डफाली होते हैं, मुकेरी होते हैं, मदारी होते हैं, जुलाहा होते हैं, लंबाई होते हैं, बेदा होते हैं, बामणिया भी होते हैं, छिया होते हैं, लहरी होते हैं, हल्दर होते हैं, सिकदर होते हैं, कितनी ही जातियां। ये सब इतने पिछड़े रहे हैं, इनके साथ इतना भेदभाव हुआ है। भाइयों बहनों, इस भेदभाव का नुकसान उनकी कई पीढ़ियों को भुगतना पड़ा, लेकिन भाजपा देश के हर नागरिक के लिए सबका साथ सबका विकास की भावना से काम कर रही है। और वहीं विपक्षी दलों के फोटो ऑप पर पीएम मोदी ने चुटकी ली और कहा कि उस फोटो में मौजूद सभी लोगों को देख लें तो कुल 20 लाख करोड़ रुपए के घोटालों की गारंटी है। पीएम ने कहा कि अकेले कांग्रेस के घोटाले में ही लाखों करोड़ रुपए के घोटाले हुए हैं। कुछ दिन पहले इनकी एक फोटो ऑप कार्यक्रम हुआ था, मिलकर के फोटो निकालने का एक कार्यक्रम हुआ था। इस बैठक में शामिल दलों के इतिहास को देखेंगे तो पता चलेगा कि वो सब मिलकर के, जितने भी लोग वो फोटो में दिखते हैं ना, एक एक को जरा देख लीजिए, उन सबका मिलकर के टोटल लगाएंगे तो ये सारे मिलकर के कम से कम 20 लाख करोड़ के घोटाले की गारंटी है। और कांग्रेस का घोटाला ही अकेले लाखों करोड़ों का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिवारवादी राजनीतिक दलों पर कटाक्ष किया और कहा कि कोई गरीब ये नहीं चाहता कि उसके बच्चों के नसीब में भी गरीबी आए, लेकिन परिवारवादी दलों ने गरीबों को गरीब रखा और सिर्फ अपने परिवार का भला किया। कोई गरीब ये नहीं चाहता कि उसके बच्चों के नसीब में भी गरीबी रहे। हमें लोगों को ये बताना होगा कि उन्होंने अपने बच्चों का भविष्य सुधारने के लिए जिनको वोट दिया उसका क्या परिणाम हुआ। परिवार के नाम पर वोट मांगने वालों ने अपने परिवार का भला किया। अब आपको सोच समझ कर तय करना है कि आप किसका भला होता देखना चाहते हैं। और अब एक बड़ी खबर सामने आ रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने अमरनाथ यात्रा के स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा की है। श्रद्धालुओं के लिए चिकित्सा देखभाल के लिए जम्मू कश्मीर को मदद का आश्वासन दिया है। बालटाल और चंदनबाड़ी में 100 बेड के अस्पताल की स्थापना होगी। समीक्षा बैठक की गई है। श्रद्धालुओं के लिए चिकित्सा देखभाल के लिए जम्मू कश्मीर को मदद का आश्वासन केंद्र सरकार की तरफ से। बालटाल और चंदनबाड़ी में 100 बेड के अस्पताल की स्थापना होगी। इसके साथ ही यात्रा मार्ग पर डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की तैनाती हो रही है ताकि किसी तरह की दिक्कत सामने न आए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने अमरनाथ यात्रा के स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा की है
और श्रद्धालुओं के लिए चिकित्सा देखभाल के लिए जम्मू कश्मीर को मदद का आश्वासन दिया। हमारे संवाददाता नितेंद्र सिंह हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। नितेंद्र, किस तरह की जो समीक्षा बैठक है, समीक्षा जो की गई है, इसके बाद क्या कुछ निकल कर आया है और किस तरह का आश्वासन दिया गया है और किस तरह से पूरी तरह से सुरक्षित यात्रा रहे अमरनाथ यात्रा, स्वास्थ्य की दृष्टि से इसके प्रबंध किए जा रहे हैं? जी, निश्चित तौर पे अमरनाथ यात्रा सुरक्षित रहे और सभी लोग स्वस्थ रहें, इसको लेकर के एक हाई प्रोफाइल मीटिंग ली केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने, जिसमें मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी और डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज भी उस बैठक में थे। और ये सुनिश्चित करने के लिए मीटिंग थी कि जो चिकित्सा देखभाल हो, जो भी श्रद्धालु वहां जा रहे हैं उनमें कोई कमी ना हो। और इसको लेकर के डीआरडीओ के साथ मिलकर के 100 बेड का अस्पताल 2 जगह पर, एक बालटाल में और एक चंदनबाड़ी में खोला गया है। वो ऑपरेशनल हो चुका है, जिसमें आईसीयू की व्यवस्था है, महिलाओं की देखभाल के लिए व्यवस्था की गई है, साथ ही साथ ऑक्सीजन सपोर्ट बेड भी लगे हुए हैं, ऑक्सीजन की पर्याप्त सुविधा है। इसके अलावा डायग्नोस्टिक के लिए तमाम सुविधा वहां पे रखा गया है और 24 घंटे जो स्वास्थ्यकर्मी, जिसमें डॉक्टर और जो पैरामेडिकल स्टाफ है वो तैनात रहेंगे, ताकि किसी भी वक्त किसी भी श्रद्धालु को अगर चिकित्सा सुविधा की जरूरत हो तो उनको तत्काल मिल सके। और इसके अलावा जो मेडिकल सप्लाई हो, दवाओं की जो सप्लाई हो, वो निर्बाध रूप से जारी रहे। इसको लेकर के इस बैठक में चर्चा हुई और स्वास्थ्य मंत्री ने जम्मू कश्मीर सरकार को आश्वासन दिया है कि हर तरह की मदद दी जाएगी स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से, जो भी जरूरत होगा जम्मू कश्मीर सरकार को। तो एक बहुत ही अहम बैठक थी, जिसमें हम जानते हैं कि अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है और किसी तरीके से कोई कमी न रहे चिकित्सा देखभाल को लेकर के, इसलिए ये समीक्षा बैठक की गई थी। नितेंद्र, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या जम्मू कश्मीर की तरफ से भी किसी तरह का कोई आग्रह किया गया था? इसके अलावा जो बालटाल है और पहलगाम है, जो 100 बेड के अस्पताल हैं, इसके अलावा भी जो पूरी यात्रा मार्ग है वहां पर जो चिकित्सा शिविर लगाए जाते हैं, उनके बारे में भी जानकारी दी गई है। हालांकि पहले से ही जो चिकित्सा सर्टिफिकेट है वो लेकर जाना होता है, लेकिन इसके बावजूद कई बार दिक्कतें आ जाती हैं रास्ते में, तो उसके लिए किस तरह से जो प्रबंध हैं वो मजबूत किए गए हैं? देखिए, जहाँ पूरे रूट में, पूरे रास्ते में अलग अलग शिविर तो रहते हैं चिकित्सा सुविधा को लेकर के, लेकिन 2 जगह स्पेशली 100 बेड का अस्पताल डीआरडीओ की मदद से शुरू इसलिए किया गया है कि मान लिया किसी श्रद्धालु को जरूरत पड़ती है भर्ती करने की या फिर बाकी दूसरी जरूरतों को लेकर के, तो कोई कमी न रहे। इसीलिए 2 जो पॉइंट है, चाहे वो बालटाल की हो या फिर चंदनबाड़ी की हो, इन दोनों जगहों पे 100 बेड का एक अस्पताल भी बनाया गया है, जिसमें तमाम सुविधाएं हैं, जिसमें ऑक्सीजन की सुविधा है और आईसीयू बेड है। और जो महिलाओं को खास तौर पे ध्यान में रखते हुए कि उनकी चिकित्सा के देखभाल के लिए लेडी डॉक्टर भी हैं, लेडी नर्स भी तैनात की गई है। इसके अलावा जो बाकी जो जांच की बात होती है, चाहे एक्सरे हो या बाकी जो जांच की सुविधा हो, वो ब्लड सैंपल की बात हो, उन तमाम चीजों की भी व्यवस्था की गई है। और ये अतिरिक्त व्यवस्था है ताकि किसी तरीके से अगर आपातकाल सिचुएशन की स्थिति है तो तुरंत वहीं पे मौके पे इलाज की सुविधा मुहैया हो। लेकिन बाकी जो पूरे रूट की बात है, वहां पर भी छोटे छोटे शिविर लगा करके जहाँ डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ तैनात रहेंगे। जम्मू कश्मीर सरकार को आश्वासन दिया गया है केंद्र की तरफ से कि हर मदद दी जाएगी जो भी उनकी जरूरत होगी। फिलहाल जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है जिसको कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने हमें बताया है, लेकिन ये तमाम जो व्यवस्था की गई है जम्मू कश्मीर सरकार के सहयोग से उनके साथ मिलकर बैठ करके बात हुई है और आगे भी अगर जरूरत पड़ेगी तो सुविधा केंद्र सरकार की तरफ से दी जाएगी। बिल्कुल, स्थानीय प्रशासन वहां पर तमाम इंतजाम करता है और जो डॉक्टर्स होते हैं वहां पर होते हैं, लेकिन विशेष पर्यवेक्षक भी होते हैं और जो डॉक्टर्स हैं वो अलग अलग हिस्सों से भी भेजे जाते हैं। क्या कुछ जानकारी इस बारे में इस बैठक से निकल कर आई है डॉक्टरों की तैनाती के विषय में, विशेषज्ञों के विषय में? देखिए, उसमें तो मेन 3-4 एलिमेंट होते हैं। पहली बात की मेडिसिन के डॉक्टर होते हैं, दूसरी बात गायनिकोलॉजी, महिलाओं के लिए चूंकि महिलाएं बड़ी संख्या में जाती हैं उनकी डॉक्टर हैं और नर्स की सुविधा है, आईसीयू बेड होता है क्योंकि ऑक्सीजन सिलेंडर पर्याप्त मात्रा में, क्योंकि हम जानते हैं आप तो लगातार वहां जाती हैं, ऑक्सीजन की बहुत सारी दिक्कत होती है, तो उसमें किसी को अगर ऑक्सीजन की जरूरत हो तो पर्याप्त मात्रा में हो। और ये जो बेस अस्पताल तैयार किया जा रहा है कि मान लिया आगे किसी रास्ते में कहीं दिक्कत आती है तो वहां से भी चिकित्सा सुविधा पहुंचाई जा सके, या फिर बीच रास्ते से जो श्रद्धालु हैं उनकी तबियत खराब होती है तो उस बेस कैंप पे ला करके जो 100 बेड का अस्पताल है वहां पर उनको चिकित्सा सुविधा मुहैया कराई जा सके। तो हर तरह की जो भी जरूरत होती है
जो भी उस रास्ते में श्रद्धालुओं की रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो तमाम व्यवस्था वहाँ पे की गई। इसके अलावा ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि जो ऑक्सीजन की आपूर्ति है उसके लिए क्या कुछ प्रबंध किए गए हैं, क्या कुछ संख्या भी बताई गई है, किस तरह से इसकी आपूर्ति सुनिश्चित होगी? क्योंकि जब हाइट पर जाते हैं तो जो सबसे बड़ी दिक्कतों में से एक सामने आती है वो ऑक्सीजन की आपूर्ति ही रहती है। जी बिल्कुल, ऑक्सीजन सिलेंडर वहाँ पे है रखा हुआ इन अस्पतालों में, और अगर जरूरत पड़ता है तो वहाँ से बाकी जगह भी भेजा जाएगा। और ये दोनों जो बेस अस्पताल बनाए गए हैं वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन सिलेंडर है। आईसीयू बेड भी रखा गया है जानबूझ करके कि कहीं जरूरत पड़ेगी ऑक्सीजन की तो वो आपूर्ति किया जा सके, तो किसी भी तरीके से कोई दिक्कत ना हो, इसलिए ये तमाम सुविधा मुहैया कराई गई है। और आप जानती हैं कि जो भी रिक्वायरमेंट होता है उस हाइट पे जाने में जो भी समस्या आती है स्वास्थ्य की, उन तमाम चीजों की व्यवस्था इन जगहों पे की गई है। बिल्कुल। नितेंद्र, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस दिशा में एडवाइजरीज भी जारी की जाती है स्वास्थ्य से संबंधित इस यात्रा के शुरू होने से पहले, और ये बताया जाता है कि किस तरह से अगर किसी विशेष बीमारी से पीड़ित हैं तो उसमें क्या कुछ सुविधाएं ले सकते हैं, कौन लोग जा सकते हैं, कौन नहीं जा सकते हैं, क्या कुछ प्रिकॉशन लिए जाने चाहिए। इस बार इस तरह की जो एडवाइजरी है उसमें क्या कुछ कहा गया है? जी बिल्कुल, एडवाइजरी होती है, खासतौर पे सांस से जुड़े जो लोग हैं या फिर जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है वो ऐसे लोग न जाएं, या उनके लिए स्पेशल एडवाइजरी होती है कि जो लोग भी यात्रा करते हैं उनको मेडिकल सर्टिफिकेट लेना होता है, उनको अपनी फिटनेस का सर्टिफिकेट देना पड़ता है, और उनकी स्वास्थ्य जांच होती है, तभी उनको जाने की इजाजत मिलती है। और ये जो पैरामीटर है वो उस पैरामीटर में फिट होने पे ही लोगों को परमिशन मिलता है जाने का। तो लोग भी अवेयर रहते हैं, उनको भी पता होता है कि हम जब जा रहे हैं तो हम फिट हों, स्वस्थ हों, और ऐसे में किस तरीके से उनको दिक्कत ना हो, ये व्यवस्था सरकार की तरफ से भी की जाती है। जगह जगह आपको पता है कि मेडिकल कैंप लगते हैं, वहाँ भी जांच होती रहती है। बिल्कुल। और एक बड़ा ट्रैक होता है, अगर पहलगाम से बात करें तो 42 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है इस यात्रा में, और अगर हम बालटाल की बात करते हैं तो 14 किलोमीटर लंबा ये ट्रैक होता है और उसमें विशेष सावधानी की जरूरत होती है। अगर आज की समीक्षा बैठक की हम बात करते हैं तो आपसे जानना चाहेंगे कौन कौन सी प्रमुख बातें हैं जिन पर ध्यान दिया गया है, और कौन सी जो दिशा निर्देश हैं वो भी इस बैठक से निकल कर आए हैं? देखिए, सरकार की तरफ से जो स्वास्थ्य मंत्रालय में स्वास्थ्य मंत्री ने जो बैठक ली है उसमें मोटे तौर पे यही किया गया कि चिकित्सा सुविधा में कोई कमी ना हो, ये ख्याल रखा जाए। और इसीलिए जो 100 बेड के 2 अस्पताल बालटाल में एक और दूसरा चंदनवाड़ी में खोला जा रहा है, वो भी डीआरडीओ के सहयोग से, तो वो एक तरह से इस बात को सपोर्ट करेगा कि जो आपने ट्रैक बताया उस ट्रैक में कोई दिक्कत आती है, अगर बड़े पैमाने पर अगर लोग थोड़ा स्वस्थ होते हैं तो उनका इलाज वहीं पे हो सके। और 100 बेड यानी 200 बेड का स्ट्रेंथ है, बाकी छोटे छोटे कैंप तो लगे ही रहते हैं पूरे रास्ते भर में। और ये जो 2 बेड होगा वो एक तरह से तत्काल चिकित्सा सुविधा मुहैया कराएगा, और उसमें जो आधुनिक चिकित्सा उपकरण है वो उससे वो सुसज्जित है। तो ये सुनिश्चित किया गया है स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से, और साथ ही साथ राज्य सरकार को आश्वासन दिया गया है कि अगर आपको कोई जरूरत हो चाहे किसी भी वक्त, तो वो राज्य सरकार अगर आग्रह करेगी केंद्र से तो वो चीज पहुंचाया जाएगा, उनको मुहैया कराया जाएगा। इसीलिए आज स्वास्थ्य मंत्री ने तमाम बड़े जो अधिकारी हैं उनके साथ बैठक ली, साथ ही साथ जो डायरेक्टर जनरल DGHS डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज हैं उनको भी निर्देश दिया है कि वो लगातार राज्य सरकार के संपर्क में रहें और जो भी जरूरत हो वो मुहैया कराई जाए। बहुत शुक्रिया नितेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर और केंद्र की भी नज़र है कि अमरनाथ यात्रा पूरी तरह से सुरक्षित रहे, स्वास्थ्य की दृष्टि से पूरी तरह से मजबूत प्रबंध वहां पर किए जाएं, और इसीलिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने आज समीक्षा बैठक की है तमाम अधिकारियों के साथ, विशेषज्ञों के साथ, और जम्मू कश्मीर सरकार को आश्वासन दिया है स्वास्थ्य के दृष्टि से मजबूत जो प्रबंध हैं उनके लिए। तो एक बड़ा कदम अमरनाथ यात्रा जो श्रद्धा की यात्रा है उसे सुरक्षित और स्वस्थ यात्रा बनाने के लिए भी। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।